आप अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, जी। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिकली आप एक्टिव हुए तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो डॉक्टर साहब का मेन काम है, जो प्राइमरी काम है, जी। जिसकी वजह से डॉक्टर शाहनवाज साहब की पहचान बनी, यानी मेडिकल वाला फील्ड, जी, इसको छोड़ के राजनीति में उस नहीं आदमी आना के चाहिए। जज़्बे को आप देखिए। नहीं, मुद्दा तो और भी था। बेरोजगारी के मुद्दे पे आप लोग बैठ सकते थे। शिक्षा व्यवस्था का हालात बेहतर नहीं है, उस पे वो आप बात लोग बैठ देखिए जो सकते हमारी थे। जनसुराज कहीं नहीं जीती। लोग कह रहे थे कि इम्तिहान था, इम्तिहान में जनसुराज की बात आएगी। तो जनसुराज किधर जाएँगे? आप लोग इंडिया की तरफ जाएँगे या एनडीए की ओर जाएँगे? इलेक्शन से पहले भी क्या ये पॉसिबल है कि पहले ही आप लोग किसी के साथ हाथ मिला के आप लोग चले जाएँ? या क्या अगर इलेक्शन के बाद आप लोग 8, 10, 20 सीट जितना भी आता है, तो उसके बाद क्या होगा? आप लोग एनडीए के साथ जाएँगे या इंडिया डॉक्टर में साहब जाएँगे? पूरा पॉलिटिशियन हो गए हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं कि लोग ख़्याल कैसे रखें, ठंड से बचे, तो उस तरह का कुछ गाइड कीजिए। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा भोजन सभी का स्वागत है। अलग अंदाज की टीम, अलग-अलग फ़ील्ड के लोगों के पास हम लोग जाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। अभी फ़िलहाल हम लोग डॉक्टर शाहनवाज साहब के पास हैं। डॉक्टर शाहनवाज साहब के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी बताया है। डॉक्टर साहब एक अच्छे जनरल सर्जन हैं, साथ ही साथ एजुकेशन के फ़ील्ड में भी काम कर रहे हैं और समाज में एजुकेशन के फ़ील्ड में अगर बात की जाए, यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के ये चेयरमैन हैं। इसके अलावा जो औरतों को बच्चियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए इनका जो आपका यूनिटी जो आपका फाउंडेशन है, उसके ज़रिए से जो आपका सिलाई-कढ़ाई का भी कोर्स कराया जाता है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले से हम लोग न्यूज़ वगैरह भी हम लोगों ने दिखाया था, बहुत बेहतरीन शुरुआत हुआ है। मुझे लगता है ये तीनों ज़िला में ये सीवान ज़िले में ही इस तरह की चीज़ें चल रहा है। जो आपका सर सैयद रिफॉर्मेशन जिसके ज़रिए से समाज में जो आपका जो अ, जो नशा है, नशा को किस तरीके से कम किया जाए, नशा से किस तरीके से यूथ यंग को दूर किया जाए, उसके लिए आपको जो आपका रिफॉर्मेशन सेंटर चलता है, वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ आती हैं, उनके लिए काउंसलर हैं, ट्रेनर हैं, वो लोग गाइड करते हैं और हर तरह से डॉक्टर भी है वहाँ पे। जिसको जिस तरीके से जो गाइड होता है, उनको प्रॉपर वे में गाइड किया जाता है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब मेडिकल के फील्ड से तो जुड़े ही हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हैं। आप सबको पता है जनसुराज के कोर कमिटी के, स्टेट कोर कमिटी के मेंबर हैं। स्टेट कोर कमिटी में शायद 125-26 लोग ही हैं। कितने 126 है ना डॉक्टर साहब? 125 अभी हैं, 125 जी, हाँ, 125 कोर कमिटी में 125 लोग हैं। उसमें भी डॉक्टर साहब मेंबर हैं। और आप सबको पता है अभी हम लोग बिंदुसार रोड में है, जो आपका सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं। और अभी आपको पता है बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें जनसुराज के जो आपका प्रशांत किशोर हैं, वो आपको आंदोलन को लीड कर रहे थे। जेल भी गए, जेल से छूट के भी आए। सीवान में भी कैंडल मार्च निकला था। तो ये जो आपका जो एक तो डॉक्टर साहब मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एजुकेशन के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये जो आपका बीपीएससी का मुद्दा है या 2025 का चुनाव होने वाला है, इस पर डॉक्टर साहब की राय लेना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने डॉक्टर साहब के पास हम लोग आए हैं और इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारे चैनल पे। नदीम आपका शुक्रिया और आपके माध्यम से पूरे समाज और देश की जनता को मैं सलाम और अपना नमस्कार पेश करता हूँ। हुँ, आपकी बात में मैं 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ हुँ, हुँ। और मैं ये महसूस करता हूँ कि एक डॉक्टर होने के साथ-साथ मुझे शिक्षा में काम करने की आवश्यकता है और सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक रूप से भी कदम उठाने की आवश्यकता है। हुँ, नहीं तो देश जिस दिशा में जा रहा है, करप्शन जिस तरीके से मान लीजिए जो कम्युनल फोर्सेस हैं जिस डायरेक्शन में देश को ले जाना चाहती हैं, एक ख़ास वर्ग के लोगों को जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उनके हुकूक को मारने की कोशिश की जा रही है। करप्शन जिस तरीके से समाज को दीमक की तरह चाट रहा है कि हर होने वाले एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे बीपीएससी हो या पुलिस की बहाली का हो या नर्सों की बहाली का हो, हर जगह पेपर लीक हो जाता है। तो इसमें मेरी राय ये है और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ कि प्रशांत जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, हमारे जो प्रणेता हैं जनसुराज पार्टी के और मैं ख़ास तौर पे दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन प्रशांत जी ने नहीं चलाया है, ये आंदोलन विद्यार्थियों का है। हुँ, हुँ। वो विद्यार्थी जिनके हुकूक को मारा गया, वो विद्यार्थी जो अपने हक की माँग के लिए जो सड़क पे उतरे तो उन पे पानी की बौछार की गई इस सर्दी में। वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो उन पे लाठी से प्रहार किया गया।
तो ये आंदोलन उनका है और प्रशांत जी ने इसमें आमरण अनशन पे जाने का निर्णय लिया और जब वो वहाँ बैठे और एक शांतिपूर्वक रूप से एक अहिंसा के माध्यम से जो उन्होंने अनशन किया तो उनको वहाँ सुबह के 4 बजे उठा करके और 5-7 घंटे तक पूरे बिहार पटना की गली-गली में सड़क पे उनको घुमाया गया और ये मैं सलाम करता हूँ इनके जज़्बे को कि उन्होंने बहुत सारे लोग तो इस देश में ऐसे भी वीर रहे हैं जो उन्होंने माफ़ीनामे पे माफ़ीनामे लिखे होंगे, लेकिन प्रशांत ने सशर्त ज़मानत लेने से इनकार कर दिया। जेल जाना बेहतर महसूस किया। तो मैं महसूस करता हूँ कि इस पे हम सबको समाज के हर व्यक्ति को जैसे एक सामाजिक न्याय कैसे हो पाए, पिछड़े लोगों को कैसे आगे ला सकते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के द्वारा कैसे समाज का विकास किया जा सकता है, इसके लिए हम सबको इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। एक और बात स्टार्टिंग में जब हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था तो अपने हिसाब से जो चीज़ें मुझे पता है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया और एक मुझे सवाल भी पूछना है तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो एक जो रिफॉर्मेशन सेंटर चल रहा है उससे रिलेटेड बता दें, सिलाई कढ़ाई क्या है, स्कॉलरशिप जो आपका चलता है, इसके अलावा स्कूल, हम चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। उसके बाद फिर मुझे एक सवाल पूछना है, इसलिए हम ये इन चीज़ों को और जाहिर सी बात है और ये आम लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि ये इसका फायदा जेन्युइन लोगों तक जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँच सके। बिल्कुल। देखिए, जो भी हमारा प्रयास है, वो हमारा प्रयास है कि मैं एक साधारण परिवार से आया हूँ। मेरे फ़ादर आटा चक्की चलाते थे, मैंने भी ट्यूशन और कोचिंग खर्च करके पढ़ाई किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जीवन में जो आमूल-चूल परिवर्तन आया, वो शिक्षा के द्वारा आया, गाइडेंस के थ्रू आया। ऐसे लोगों का साथ मिला, जिन लोगों ने मुझे गाइड किया। तो हमारा प्रयास ये रहता है और ये मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, जैसे मेरी श्रीमती जी डॉक्टर रब्बा फ़ातिमा, आपके जैसे मित्र, हमारे भाई-बहन और समाज के लोगों का सहयोग है, जो हमारी जनसुराज पार्टी की जो बात कहती है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास से हम समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। सर सैयद रिफॉर्मेशन सेंटर चलता है, जहाँ पे नशा मुक्ति के लिए लड़कों को काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलिंग की जाती है, जो बच्चे पढ़ाई-लिखाई पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली काउंसलिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन, उसके द्वारा हम लोग सामाजिक न्याय के लिए, शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम कई लोगों से हमने सुना है इसलिए हमने लगा कि आपसे पूछा जाए। जी। आप अलग-अलग फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। जी। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिकली आप एक्टिव हुए, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो डॉक्टर साहब का मेन काम है, जो प्राइमरी काम है जिसकी वजह से डॉक्टर शाहनवाज साहब की पहचान बनी, यानी मेडिकल वाला फ़ील्ड, इसको छोड़ के राजनीति में नहीं आना चाहिए था। अब उनका अलग-अलग लॉजिक होता है कि जो उनका एनर्जी है, अलग-अलग जगह पे बँट रहा है, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब होगा। इसको आप किस तरीके से आप लेते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है, जो लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, उनको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मैं उनको ये बात रीअश्योर करना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे समाज की तरफ से दी गई है, वो एक चिकित्सक की दी गई है और मैं उसको भली-भाँति रूप से निभा रहा हूँ। 12 घंटे, 14 घंटे मैं अस्पताल पे ही रहता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मेरा प्रयास ये भी है कि शिक्षा में कैसे हम लोग समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये जो एक करप्ट सिस्टम है, इस करप्ट सिस्टम को अगर हम लोग चेंज नहीं करते हैं, एक सामाजिक परिवर्तन जो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन जो हम करना चाहते हैं जनसुराज के माध्यम से, अगर ये नहीं होगा तो समाज में करप्शन रहेगा, समाज में सांप्रदायिकता फैली हुई रहेगी। तो ऐसे समाज में जो सांप्रदायिक है, ऐसे सिस्टम में जो करप्ट है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों का भला नहीं चाहता है, तो अगर इस पे हम काम नहीं करेंगे, तो बिहार के 70% युवा और प्रौढ़ जो हैं, आज की डेट में पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं। तो उसमें मैं बहुत अच्छा डॉक्टर होके भी क्या कर लूँगा? अगर स्वास्थ्य की सुविधाएँ आम जनों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, उसमें पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी। मैं यहाँ डीवी कॉलेज से पढ़ा हूँ, आज जाता हूँ तो आँख से आँसू निकल जाता है कि वो उस वक़्त आज से 97-99 में जो सुविधाएँ थी, उसका 10% भी आज के डेट में नहीं है। तो जो मुझे समाज से फ़ायदा पहुँचा, तो क्या मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो आम जो जनसंख्या और बढ़ी है, जो नए लोग आए हैं, उनको भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। तो ये सुविधाएँ राजनीतिक परिवर्तन के थ्रू ही आ सकता है। जी। तो राजनीति में अब उसको अलग-अलग तरीके से लोगों ने समाज में चीज़ें आप मतलब आप क्यों आ गए हैं? आपका जो काम था वो करते, इसके लिए लोग हैं ना, ये मैं तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना काम जो करता था वो आज भी कर रहा हूँ और सवाल ये है कि आप राजनीति को किस रूप से देखते हैं? अगर राजनीति को इस रूप से देखना चाहते हैं कि आपकी पहचान बन जाएगी, आप 2-4 पैसे कमा लेंगे,
तो ये अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राजनीति के द्वारा समाज निर्माण किया जा सकता है, जो देश की सेवा की जा सकती है, और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है। अब थोड़ा-सा एक आध दो और सवाल पूछ लेते हैं और जी। बिहार स्टेट कोर कमिटी के मेंबर हैं, तो ये सवाल आपसे होना भी चाहिए। बिल्कुल, उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पे, बिल्कुल। जनसुराज कहीं नहीं जीती। लोग कह रहे थे कि इम्तिहान था, इम्तिहान में जनसुराज फेल हो गया। बिल्कुल। तो आप लोग पूरे बिहार में 243 सीट आप लोग जनसुराज की सरकार आएगी, इस तरह की बातें आप लोग करते हैं, तो आपको क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा? आप लोग तो हार गए। देखिए, एक चुनाव में हार जाना, और मेरा अपना मानना है कि 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा हुई थी, 2 अक्टूबर 2024 को, और हमें जो चुनाव चिन्ह मिला था 30 अक्टूबर को मिला था, और 11 के करीब चुनाव भी था। इसके बीच में छठ की भी छुट्टियाँ थी। तो ये सारे प्रोसेसेस के देखने के बाद भी हम लोग का अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि बिहार में 45% जनता जो है वो व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। एक अल्टरनेटिव चाहती है, जो समाजवादी विचारधारा, जिन लोगों ने उसको परिवारवाद में कन्वर्ट कर दिया है, जो करप्शन की वजह से और जो व्यवस्था बनी है, उसके अल्टरनेट लोग एक चाहते हैं। बीजेपी, आरजेडी, इसके अलावा लोग एक अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। अब रही बात ये कि क्या ये परिवर्तन जो हम लोग अगर इसमें प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास हम लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल का नहीं मान के चल रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए हमें 5 साल, 10 साल का भी समय लग सकता है। और उतना समय और उतना व्यवस्था और उतनी प्लानिंग के साथ ही हम लोग आए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, अलग-अलग पार्टियों को, किसी के पार्टी के पास 8% वोट होता है, 10%, किसी के पास 12%, तो कई सिचुएशन में गठबंधन हो जाता है। जी। उसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है इंडिया गठबंधन। बिल्कुल। एनडीए भी है, एनडीए भी है, इंडिया भी है। गठबंधन नीतीश है। कुमार के अपने वोट देखेंगे तो कितने परसेंट है? जी, जी। तो एक ये सवाल बनता है जी। कि अगर गठबंधन की बात आएगी, तो जनसुराज किधर जाएँगे? आप लोग इंडिया की तरफ जाएँगे या एनडीए की ओर जाएँगे? इलेक्शन से पहले भी क्या ये पॉसिबल है कि पहले ही आप लोग किसी के साथ हाथ मिला के आप लोग चले जाएँ? या क्या अगर इलेक्शन के बाद आप लोग 8, 10, 20 सीट जितना भी आता है, तो उसके बाद क्या होगा? आप लोग एनडीए के साथ जाएँगे या इंडिया में आएँगे? क्योंकि सरकार बनानी है, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? कई सवाल है इसमें, शायद आप इसको आप हाँ, अच्छे मैं से समझ उसको गए होंगे। पार्ट-पार्ट में करना हाँ, चाहूँगा। जी। पहले पार्ट का जवाब ये है कि वैचारिक रूप से जो जनसुराज की बात है, हम लोग अभी जो एक्सिस्टिंग पार्टीज़ हैं, हम में किसी के साथ गठबंधन होने की संभावना नहीं है। नंबर 1 बात। हुँ, नंबर 2 बात, अगर हमें 10% या जैसे उपचुनाव में 10% के करीब वोट आया, कहीं पे 15-18% भी था। अगर हमें इतना वोट आता है तो हम लोग वापस जाके समाज में काम करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो प्रयास है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, अगर वो फेल हो जाता है, एक इलेक्शन में वो सक्सेस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ डेमोक्रेसी, कि हम दोबारा उस पे जाके काम करेंगे। हम दोबारा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, अगर मान लीजिए मैं एज़ ए कोर मेंबर कमिटी आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि हमारे 10 लोग जीतते हैं या 20 लोग जीतते हैं, जो भी, या 2 लोग जीतते हैं या 50 लोग जीतते हैं, तो हम चुपचाप बैठेंगे, फिर समाज के साथ काम करने का प्रयास करेंगे। तो पक्ष के साथ बैठेंगे कि विधानसभा में कि विपक्ष के ये साथ? इसमें कोई ऐसा कोई मजबूरी नहीं होती है। आप लोग लोकतंत्र में अगर मान लीजिए किसी पार्टी को 2 विधायक हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पक्ष के साथ बैठे या विपक्ष के साथ बैठे। हमारा प्रयास इलेक्शंस जीतना, विधायक बनाना ये नहीं है। ये काम तो प्रशांत बहुत पहले से करते आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी को चुनाव को उन्होंने मैनेज किया। 2014 के बाद बीजेपी लेकिन अगर अगर कहीं भी बात हारी है, मैं अपनी जी, बात कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ। 2014 के बाद बीजेपी अगर कहीं भी हारी है तो उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं किया है। तो ये सरकार बनाना और गिराने का कार्यक्रम तो चलता रहता है। 2014 हमारा में जिताए प्रयास भी हैं, ये भी ये मैं बोलिए। पहले कह तो रहा हूँ, हाँ, मैंने हाँ। पहले कहा। 2014 के बाद अगर बीजेपी कहीं हारी है तो प्रशांत के नेतृत्व में ही हारी है। और अगर अब ये बात कहना चाहते हैं कि ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, तो ये कहीं भी जाकर के किसी पार्टी के साथ जुड़ करके, या जदयू जनता दल यूनाइटेड के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। चाहते तो कुछ बन ही जाते, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन प्रयास व्यवस्था परिवर्तन का है। उस बिहारी का, उस मज़दूर का दर्द है जिसको स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। उस मज़दूर का दर्द है जिसको पलायन करना पड़ता है। उस बच्चे का दुःख है जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो रोज़गार कैसे लगेगा? और रोज़गार के लिए जो वो एग्ज़ाम होगा, उसमें धाँधली हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएगा।
ऐसे लगता है कि समाज में परिवर्तन आएगा। दूसरी बात यह है कि भले 5 साल लगे, 10 साल लगे, प्रयास हमारा जाति तौर पे और पार्टी के तौर पे व्यवस्था परिवर्तन का है। इसीलिए प्रशांत अनशन पे बैठे हुए हैं। चाहते तो क्यों नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ये जो एनर्जी इधर बर्बाद हो रही है, इलेक्शन जीतने के लिए क्यों नहीं कोशिश कर लेते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी जी कि ये जो 1 महीने से या ये मतलब लगभग इसमें 10 दिन हो गए, तो हम ये एनर्जी इलेक्शन जीतने में लगा सकते थे। लड़कों के पीछे क्यों जा रहे हैं? कितने % लड़के हैं जो वोट देंगे? बात यह है कि अगर कोई गलत चीज़ है उसके लिए हम खड़े नहीं होंगे। प्रशांत 10 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, तो उस आदमी के जज्बे को आप देखिए। नहीं, मुद्दा तो और भी था। बेरोजगारी के मुद्दे पे आप लोग बैठ सकते थे। शिक्षा व्यवस्था का हालात बेहतर नहीं है, उस पे अब आप लोग बैठ देखिए, जो सकते हमारी थे। हमारी जो पार्टी की मांग है वो 5 बातें हैं युवाओं से संबंधित। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि बीपीएससी के पेपर में लीक हुआ है, इसमें 5 मांगे हैं। पहला कि री एग्जाम होना चाहिए। दूसरा कि जिन युवाओं पे केस किया गया है उस केस को वापस लिया जाए। तीसरा, जो लोग इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। चौथा, जो लोग पहले के एग्जाम्स में धांधली के आरोपी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पांचवा, जो 18 से 35 साल के लड़कों को बेरोजगारी भत्ता देने के बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, मतलब आप समझ में, हम एक और सवाल यहाँ पूछ लेते हैं, अभी अचानक मेरे जहन में आ गया। बच्चों का आंदोलन था तो उसको बहुत सारे लोग कहते हैं, विपक्ष कहती है कि ये मतलब कि आप लोगों ने हाईजैक कर लिया, उसको छोड़ देते आप लोग। बेरोजगारी के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे आप लोग धरना पे बैठते हैं। अच्छा, देखिए बात ये है कि सवाल ये है कि आंदोलन पहले भी बच्चों का था, आज भी स्टूडेंट्स का ही है। ये है कि किसने तेजस्वी जी को रोका है कि आकर के इसका नेतृत्व करें? हमारे पास जो संसाधन है तो कुछ भी नहीं है। अगर तेजस्वी जी करे तो उनके पास 80 विधायक, वो चाहते तो बैठ जाएं, तो कौन सरकार के मजाल है कि बात नहीं सुनेगी? आप इस सवाल को सोचिए ना। नीतीश कुमार जी से जो बेसिक मांग प्रशांत जी का है अनशन का, वो ये है कि 5 लड़कों की टीम से मिल लीजिए। उसके बाद बात होगी ना कि क्या होगा, अनशन तोड़ दिया जाएगा। नीतीश जी इतने अहंकार में है कि 5 लड़कों से मिलने को तैयार नहीं है। अगर तेजस्वी जी इसको लीड करते, तो हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी जी लीड करें, कांग्रेस लीड करे, ताकि कम से कम ये मुद्दा तो हटे। और भी काम है समाज में करने के लिए, लेकिन अगर सरकार बात सुनने को ही नहीं तैयार है, तो हमें भी तो अपनी बात को रखने का अधिकार है। ठीक। एक और सवाल, तो सीवान में 8 विधानसभा है जी, आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितने सीट पे आप लोग जीतेंगे? देखिए, पार्टी के तौर पे देखिएगा, कोई भी आदमी अगर चुनाव में उतरता है तो 8 में 8 जीतने का प्रयास करेगा। 243 में 243 सीटों पे मजबूती से लड़ेंगे, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। जो लोग समाज में अल्टरनेटिव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि धर्म की राजनीति ना हो, जाति की राजनीति ना हो, मुद्दों की राजनीति हो। बिहारियों का मुद्दा क्या है? शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, एग्जामिनेशन का हाल आप देख रहे हैं, रोजगार की व्यवस्थाएं आप यहाँ देख रहे हैं, पलायन का दंश कितने लोग झेल रहे हैं आप उसको देख रहे हैं। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इन मुद्दों पे बात हम अपनी जनता तक पहुंचाएंगे। कितने मजबूती से पहुंचा पाते हैं, हम तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ 8 में 8 जीत पाएं। कोई भी जो चुनाव में आता है या समर में आता है, तो प्रयास तो ये रहता है कि पहली बार में ही व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, पहली बार में सत्ता परिवर्तन हो जाए। लेकिन एक लंबी लड़ाई है, खास तौर पे जब हमारा फोकस सिर्फ सत्ता परिवर्तन पे ना हो करके व्यवस्था परिवर्तन पे है। एक और सवाल, हालांकि हम याद आ गया तो हम पूछ ले रहे हैं। पॉलिटिशियन होने से पहले आप एक डॉक्टर हैं जी, तो एज ए डॉक्टर होने के नाते सीवान वालों को, और ठंड का भी मौसम है, क्या गाइड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि जो लोग हैं, पेशेंट हैं, सेवा मैक्स केयर डॉक्टर शाहनवाज साहब के पास आने की जरूरत ना पड़े? अस्पताल में मेरे से अपने दोस्तों से बात होती है, अलग लोग मुझे जानते हैं, अच्छा आप ही डॉक्टर शाहनवाज है, तो मैं कहता हूँ भाई आप मेरा नंबर रख लीजिए, बातें कर लीजिए, और मैं तो दुआ करूंगा कि आप मुझसे अस्पताल में मत मिलिए। तो इसके लिए ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बीमार पड़ के इलाज कराना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्क की किताब आती है, उसमें लिखा है, चाइनीज प्रोवर्ब है कि अच्छा डॉक्टर वो नहीं है जो बीमारी का इलाज करता है, अच्छा डॉक्टर वो है जो बीमार होने से बचाए। और बीमारी सिर्फ फिजिकल बीमारी नहीं है, मेंटल बीमारी भी है। नशा एक बीमारी है जो हम रिफॉर्मेशन सेंटर के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन एक बीमारी है, समाज की बीमारी है जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही है। जन स्वराज पार्टी जो आंदोलन करे, जो हमारे प्रणेता 10 दिन संसद में बैठे हुए, इसीलिए बैठे हुए।
तो समाज को भी चाहिए, और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो एक विचारधारा है कि हम लोग मुद्दे की राजनीति करें, वैसे लोगों को चुने। हम लोग तो इलेक्शन वैसे भी नहीं लड़ने वाले हैं। अपने बीच वैसे लोगों को चुनिए, आप अपने जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करिए। जन स्वराज को वोट मत दीजिए। आप उस आदमी को वोट दीजिए जो आपके रोजगार की बात करता हो। उस व्यक्ति को वोट करिए जिससे आपको उम्मीद हो कि वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकता है। उस आदमी का साथ दीजिए जो पलायन के दंश को रोक सकता है। तो मतलब आप डॉक्टर साहब पूरा पॉलिटिशियन हो गए हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं कि लोग ख्याल कैसे रखें, ठंड से बचे, तो उस तरह का कुछ गाइड कीजिए। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा भोजन खाएं, ठंड से बचें। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना तो सबको पता है। आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि एज ए डॉक्टर हम अपनी जिम्मेदारियों को तो अदा कर ही रहे हैं, और जीवन के जो 10-20 साल जो भी बचे हैं, मुझे नहीं पता कितने साल बचे हैं, ये देश को समर्पित है, समाज को समर्पित है। मैं प्रयास करूंगा कि जो समाज ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, जो डॉक्टर, मैं उसको भी पूरा करूं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर पाऊं, और सामाजिक न्याय के लिए जो मेरा प्रयास हो सकता है, जो पिछड़े लोग हैं जिनको हुकूक को मारा जा रहा है, उनके हुकूक के लिए हम खड़े हो पाएं और उनको हम लोग इंसाफ दिला पाए। चलिए, वीडियो खत्म करेंगे। अलग अलग लोगों के पास हम लोग जाते हैं, सबकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।